हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 25 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 26 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 25 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले 25 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। उसका जो लिंक है प्ले लिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 26 नंबर का मॉडल पेपर। दोस्तों, ये है परीक्षा स्कीम। नए सिलेबस के अनुसार 70 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के। ठीक है, डिवाइडेशन दोस्तों यहाँ पर ये किया गया है। इसी के पैटर्न के अनुसार अपन ये मॉडल पेपर है वो हल करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, भाग 1 में सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताइए, जाखम परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, जहां पर जाखम नदी बहती है, कहां पर बहती है? तो दोस्तों, ये प्रतापगढ़ जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जाखम नदी पर जाखम बांध बंधा हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 81 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जालोर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जालोर। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? लूणकरणसर झील है वो कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये खारे पानी की झील है दोस्तों, ये लूणकरणसर। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से है? दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है महिला साक्षरता की। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर है तो वो है दोस्तों 66.1%। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि महिला साक्षरता में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। ठीक है, जिसकी जो दोस्तों महिला साक्षरता दर है 65.9%, 65.9%। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है जालोर, और जालोर की है दोस्तों 38.5%। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, केवलादेव गना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सब ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में छप्पन का मैदान विस्तृत नहीं है? छप्पन का मैदान, दोस्तों छप्पन का मैदान है वो माही नदी के भूभाग को कहते हैं, और माही नदी है वो दोस्तों कहाँ कहाँ पर बहती है? दोस्तों देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इसी के साथ में दोस्तों जाखम नदी है वो माही नदी का ही पार्ट है, वो उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये तीनों है दोस्तों, ये छप्पन के मैदान के भाग हैं, लेकिन यहाँ पर उदयपुर नहीं है ये। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? किस नदी का बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कातली। कातली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो दोस्तों तोरावाटी कहलाता है। कातली नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से होता है, और गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, कातली नदी। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्द्रता। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों 7वां स्थान है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
10 नंबर का प्रश्न है, सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर परियोजना है वो दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये सोम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, लाठी सीरीज किस जिले में विस्तृत है? लाठी सीरीज किस जिले में विस्तृत है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जैसलमेर में विस्तृत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये कहां पर है? तो ये अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानसी वाकल परियोजना में राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी का अनुपात कितना है? मानसी वाकल परियोजना में राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी का अनुपात क्रमशः कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए। तो इसमें दोस्तों राज्य सरकार का तो इसमें 70% है और 30% है वो जिंक लिमिटेड का है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चांदी के बर्तन व उत्पादन की दृष्टि से भारत में राज्य का कौन सा स्थान है? चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है दोस्तों 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है? तो वो है 826 किलोमीटर। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है कायलाना झील। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में है कायलाना झील। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, ताराबालू का स्तूप यानी कि स्टार सैंड ड्यून्स राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों ताराबालू का स्तूप है ये जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में दोस्तों ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए मोहनगढ़ में भी पाए जाते हैं, पोखरण में भी पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, घग्गर का मैदानी क्षेत्र के बारे में असत्य कथन कौन सा है? घग्गर का मैदानी क्षेत्र के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में ये विस्तृत है। यहाँ पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है जिसे मृत नदी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, घग्गर नदी को मृत नदी भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। गलत हो जाएगा दोस्तों, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली। ठीक है, जोड़ नहीं कहा जाता, ये गलत है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन, घग्गर की एक शाखा द्रष्टदती की शुष्क घाटी नौहर भादरा में स्थित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने को असत्य कथन बताना था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोहड़ की जगह नाली आना चाहिए था दोस्तों। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं? कौन से बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 21 से 40 तक। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर कछवा शासक ने की थी? 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछवा शासक ने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई जगत सिंह द्वितीय, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
22 नंबर का प्रश्न है, केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली है, केसरी सिंह बारट की जो जन्मस्थली है वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है दोस्तों देवपुरा खेड़ा गांव है, जो शाहपुरा में पड़ता है, ठीक है, वहां पर केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, आबानेरी तथा राजीरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजीरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार काल के। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनका सही क्रम क्या है? बताइए दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए दोस्तों 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसका क्रम अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, जय मा बटो, ठीक है, जमा बटो, ये क्रम है, ठीक है। जय से हो जाएगा जलाल सिंह, मां से हो जाएगा मान सिंह, बै से हो जाएगा भगवंत दास और टो से हो जाएगा टोडरमल, यही ही क्रम है। तो यहाँ पर इसमें कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे दोस्तों जय से जलाल खां, मां से मान सिंह, देखिए भय से भगवंत दास आना चाहिए था, यहाँ पे टोडरमल आ गया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? देशी रियासतों के मसले हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया था वीपी मेनन, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, जयसिंहपुरा कांड के संबंध जयसिंहपुरा कांड के समय स्थानीय ठिकानेदार कौन थे? जयसिंहपुरा कांड के समय स्थानीय ठिकानेदार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थे ठाकुर ईश्वरी सिंह, ठाकुर ईश्वरी सिंह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, खानवा के युद्ध यानी कि खानवा का युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, खानवा का जो युद्ध है, ठीक है, बयाना और खानवा का युद्ध, ये दोनों युद्ध दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गए थे दोस्तों। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे? दोस्तों उनके नाम थे, देखिए यहाँ पे हाथी का नाम पूछा गया है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ठीक है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक हाथी और था दोस्तों, वो था मानसिंह का हाथी, उस मानसिंह के हाथी का नाम था दोस्तों मर्दाना, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और राम प्रसाद और लूणा है, ये दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना के ये हाथी थे, ठीक है, लूणा और राम प्रसाद। गजमुक्त और गजराज है ये अकबर की सेना के दोस्तों हाथी थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें किसके द्वारा? तो दोस्तों ये जयनारायण व्यास के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा और ये मुंबई से प्रकाशित होता था दोस्तों, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया? जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अलवर प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों
31 नंबर का प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो वो है दोस्तों खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो कहाँ पर लगता है? अजमेर में, बिल्कुल सही बात है। चोटिला पीर का उर्स जालोर, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों चोटिला पीर का जो उर्स है ये पाली जिले में लगता है दोस्तों, ठीक है, पाली जिले में, तो ये अपना गलत हो जाएगा। नरहड़ के पीर का उर्स है ये झुंझुनू में लगता है, बिल्कुल सही है। शेख हमूदुद्दीन नागौरी का जो उर्स है वो नागौर में लगता है, बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बी नंबर का, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल है वो किसने कहा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद को राजस्थान का अबुल फजल कहा है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है जंतर, जंतर है ये दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। बाकी दोस्तों इसमें अलगोजा, मोरचंग और शहनाई ये तीनों फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोरबंद आभूषण है, तो दोस्तों ये गोरबंद आभूषण क्या है? तो ये दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। असुमेलित युग्म को अपने को क्या करना है? छांटना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचयिता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमीर हट के लेखक है वो कौन है? हमीर हट के लेखक दोस्तों चंद्रशेखर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य के लेखक है वो दोस्तों नयन चंद्र सूरी है, बिल्कुल सही है। हमीर मदमर्दन के लेखक दोस्तों जयसिंह सूरी है, बिल्कुल सही है। हमीर रासो, रासो दोस्तों यहाँ पर ये गलत दे रखा है। हमीर रासो नामक जो ग्रंथ है ये दोस्तों जोधराज के द्वारा रचित है, ठीक है, और हमीर रायण नामक ग्रंथ है वो दोस्तों भाउंड व्यास के द्वारा रचित है, तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है, डी नंबर वाला ऑप्शन। हमीर रासो ग्रंथ है वो जोधराज के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग बनास बेडच मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा दुर्ग बनास बेडच मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मांडलगढ़ दुर्ग, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मांडलगढ़ दुर्ग। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, आई माता के थान को क्या कहते हैं? आई माता के थान को, आई माता के थान को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडेर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें मूर्ति नहीं होती दोस्तों, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निम्बार्क संप्रदाय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, चौथ माता का मेला किस जिले में लगता है? चौथ माता का मेला है वो किस जिले में लगता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये सवाई माधोपुर में लगता है दोस्तों चौथ माता का मेला। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौथ माता का मेला है ये दोस्तों सवाई माधोपुर में लगता है। अब दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। 5 प्रश्न अपन राजस्थान पॉलिटी के भी अलग से पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, इसमें देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। देखिए यहाँ पर अपने को दोस्तों कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। अब देखिए दोस्तों, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए,
विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के अनुमोदन से होता है, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ भी जो उपबंध है वो संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान में दो तरीकों से संशोधन होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दो तरीके से संशोधन होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कुटों के आधार पर सही उत्तर को अपने को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसमें एक और दो कथन है वो दोस्तों क्या है, सही है। सॉरी, एक और सी है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी। पहली अनौपचारिक मांग है वो दोस्तों की थी बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है किससे, तो दोस्तों ये जनहित याचिका से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनहित याचिका से संबंधित। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल है वो विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है। राज्य विधान परिषद है ये उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर विधानसभा को दोस्तों निम्न सदन है वो कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। दोस्तों किसकी शपथ लेनी होती है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पद के कर्तव्य पालन की और गोपनीयता की, दोनों की शपथ लेनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों की। आगे देखिए दोस्तों, अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। देखिए, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों, वो होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है, जिला कलेक्टर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर बगैर दोस्तों राज्यपाल की, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये राज्यपाल को देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे, पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य तथा खंड विकास अधिकारी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और खंड विकास अधिकारी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच संबंधित विधानसभा सदस्य व लोकसभा सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी क्या होता है, दोनों ही सत्य है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्यों की लेखों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखता है। बताइए, राज्यों की लेखों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखता है, तो बताइए कौन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें वो रखता है राज्यपाल।
तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। अब दोस्तों अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो दोस्तों सीधा, आभासी एवं वस्तु के साइज के बराबर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों ये निकट बिंदु होता है क्या? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। 25 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव्य भाग है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्लाज्मा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो दोस्तों 7 विषम लक्षण चुने थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम बनाए गए थे? बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम बनाए गए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन भारत और विश्व के करंट अफेयर के भी 5 प्रश्न पढ़ेंगे। 56 नंबर प्रश्न है, 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों जोधपुर के टाउन हॉल में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना लॉन्च की है? बीमा सखी योजना दोस्तों ये लॉन्च की है कहां से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये पानीपत से की है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पानीपत से। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई है? बताइए प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हर साल मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रवासी राजस्थानी दिवस है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है? किस खिलाड़ी ने हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में सिल्वर ब्रॉन्ज जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिव्य कीर्ति सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेशनल थ्रोबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इंटरनेशनल थ्रोबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें भरतपुर से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर से। दोस्तों भाग 7 के अंदर देखिए करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न, ठीक है। इसमें भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, पहली बार भारत की मेजबानी एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? पहली बार भारत की मेजबानी एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कहां पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली भारत में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारत का कौन सा शहर तीनों आपराधिक कानून पूर्णतः लागू करने वाला पहला शहर बन गया है? बताइए हाल ही में भारत का कौन सा शहर तीनों आपराधिक कानून पूर्णतः लागू करने वाला पहला शहर बना है? तो दोस्तों वो है इसमें चंडीगढ़। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कौन कौन से थे? एक तो था भारतीय न्याय संहिता, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है,
हाल ही में किसे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री है वो किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष यान प्रोबा 3 लॉन्च किया गया है? प्रोबा 3 लॉन्च किया गया है तो दोस्तों किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? तो ये किया गया है दोस्तों इसरो के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसरो के द्वारा। आगे देखिए, किस शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? किस शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रेन रॉट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेन रॉट। ठीक है, अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से सबसे पहला स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? इनमें से सबसे पहला स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए विजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इंटरनेट में टीसीपी का पूरा नाम क्या है? टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को बाएं से दाएं करने का कार्य कौन करता है जिसे हम पूरे डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं? किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को बाएं तथा दाएं करने का कार्य कौन करता है जिसे हम पूरे डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड के बारे में सत्य कथन कौन सा है? एमएस वर्ड के बारे में सत्य कथन है वो कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए, देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है। ठीक है, कूट भाषा में दोस्तों उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। एमएस वर्ड के बारे में अपने को सत्य कथन बताना है। ठीक है, अब इसमें देखिए डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए होम की का प्रयोग यानी कि होम की प्रयोग में ली जाती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार की दबाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं, स्पेस बार की दबाई जाती है। दोबारा देखिए, डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये भी दोनों सही है। तो दोस्तों कूट भाषा में क्या उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एमएस वर्ड में दोस्तों मेलिंग लिस्ट को कहा जाता है, तो दोस्तों मेलिंग लिस्ट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डाटा सोर्स कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाटा सोर्स कहा जाता है। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको सुबह 8 बजे दोस्तों एक मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास भी है वो भी दोस्तों प्रारंभ कर दी गई थी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि राजस्थान भूगोल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्यूटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, और भी दोस्तों अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां जाकर वो जरूर देखें। देखिए 70 प्रश्न है वो परीक्षा में जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न मैंने आपको जीके के करवा दिए हैं। अब अपन 20 प्रश्न है हिंदी व्याकरण के, 15 प्रश्न है इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न गणित से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे
सबसे पहले अपन हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से यण संधि किस विकल्प में है? यण संधि कौन से विकल्प में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यण संधि का नियम क्या है? यरलव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो वहां पर यण संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किस में आ रहा है, यरलव के आगे आधा कटा हुआ अक्षर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें देखिए जाति एकता, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जाति एकता के अंदर क्या है? इसके अंदर जाति प्लस एकता, इसमें यण संधि है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यण संधि किस विकल्प में नहीं है वो पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पित्राज्ञा, ठीक है। पित्राज्ञा के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा, तो इसके अंदर भी दोस्तों यण संधि होगी। और यहाँ पे देखिए गुरुवाज्ञा, वह के आगे आधा अक्षर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी दोस्तों यण संधि होगी। यहाँ पर विनायक है दोस्तों, विनय प्लस अक, इसमें अयादि संधि है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप उपसर्ग किस में लगा हुआ है? तो दोस्तों देखिए अपेक्षा, अप प्लस इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अप उपसर्ग है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खिलाड़ी, ठीक है। खिलाड़ी का अगर अपन दोस्तों विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? खेल प्लस आड़ी। तो इसमें आड़ी क्या है? आड़ी दोस्तों प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में भिन्न उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? भिन्न उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सहानुभूति, सहानुभूति के अंदर दोस्तों स उपसर्ग है, ठीक है। और सावधान के अंदर है दोस्त, सॉरी सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति के अंदर दोस्तों सह उपसर्ग है, कौन सा? सह। और सावधान के अंदर दोस्तों सह उपसर्ग है। सहोदर के अंदर भी दोस्तों सह उपसर्ग है। और सहकर्मी के अंदर भी सह उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें सह उपसर्ग एक में आ रहा है, कौन किस में? तो वो सावधान में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए ना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ओढ़ना, ठीक है, ओढ़ना, ओढ़ प्लस ना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए गवैया। गवैया के अंदर दोस्तों क्या है? गवैया दोस्तों इसका गवैया है ये दोस्तों तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका तत्सम बनेगा गायक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना भाववाचक शब्द नहीं है? कौन सा शब्द क्रिया से बना भाववाचक शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मिठास। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मिठास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों ये यहाँ पर जो मीठा है वो क्या है? विशेषण है, ठीक है। मिठास, मीठा है वो क्या है? विशेषण है। बाकी तीनों दोस्तों इसमें क्रिया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसकी कोई इच्छा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसकी कोई इच्छा नहीं हो तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निष्प्रह है, निष्प्रह। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निरापद के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। निरापद के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें अनधिकृत। अनधिकृत, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनधिकृत, ठीक है। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध संधि विच्छेद है वो कौन सा है? बताइए, ठीक है।
दोस्तों अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे पिता प्लस आशय पिताशय, तो दोस्तों पिता नहीं होता, पित होता है, ठीक है, पित होता है, ठीक है, पित प्लस आशय होता है पिताशय। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्षा प्लस ऋतु का संधि रूप होगा, वर्षा प्लस ऋतु, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्षतु। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मात्रा क्या शब्द में कौन सी संधि है? तो मातृ प्लस आ गया, यण संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें, यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए गृहिणी, देखिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द को चुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौशल्या, कुतूहल, गृहिणी, तदुपरांत, तो यहाँ पर देखिए कौतूहल होता दोस्तों, कुतूहल नहीं होता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आप पढ़ो आप क्या लोगे। तो दोस्तों आप पढ़ो नहीं, आप पढ़िए आप क्या लेंगे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दिन को तारे दिखाई देना मुहावरे का भावार्थ है। दिन को तारे दिखाई देना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो वो है अजीब हालत होना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजीब हालत होना। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, फावड़ा चलाना मुहावरे का उचित अर्थ है। फावड़ा चलाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहनत का काम करना, मेहनत का काम करना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेहनत का काम करना। आगे देखिए एक आवे के बर्तन लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। एक आवे के बर्तन यानी कि दोस्तों सब एक जैसे, सब एक जैसे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द है वो क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एक्सचेकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, राजकोष यानी कि सरकारी खजाना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता। तो यहाँ पर इसमें ये नहीं लिखा जाता दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द करेक्ट टेंस। दोस्तों अपने को करेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। देखिए इफ आई हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इफ का प्रयोग हुआ है वाक्य के शुरू के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें आएगा मीट हिम आएगा, ठीक है, इफ आई मीट हिम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। खाली स्थान भरना है, ठीक है। इसमें देखिए सी द पियानो सिंस सी वाज 6, सी वाज 6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैज प्लेड का यूज होगा, हैज प्लेज का, हैज प्लेड। तो यहाँ पर इसमें सी हैज प्लेड द पियानो सिंस सी वाज 6। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें देखिए द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इसमें देखिए दोस्तों चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस में देखिए द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, चेंज इनटू चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए, सी टोल्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर कीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हैड लॉस्ट है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर इसका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों हैव लॉस्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शी सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई कीज। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए, सी सेड आई डोंट लाइक कॉफी, सी सेड आई डोंट लाइक कॉफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सी सेड दैट ही डिडंट लाइक कॉफी, डिडंट लाइक कॉफी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चेंज टू असर्टिव, चेंज टू असर्टिव। इसमें देखिए, हाउ टेल ही इज, हाउ टेल ही इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज वेरी टेल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव, ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव। इसमें देखिए, द इंजॉयड द पार्टी, द इंजॉयड द पार्टी। अब इसका नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? तो दोस्तों दे डिडंट एंजॉय द पार्टी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। तो दोस्तों इसमें देखिए करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग है वो इसमें कौन सा होगा? आई सो ईगल इन द स्काई। बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों एन ईगल आएगा। इसमें क्या आएगा? एन ईगल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। दोस्तों डिटरमिनर्स का अपने को क्या करना है? प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, पीपल अटेंडेड द इवेंट, ठीक है दोस्तों, पीपल अटेंडेड द इवेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर पीपल के आगे बताना है, ठीक है, पीपल के आगे खालिस्तान है। चूज द करेक्ट डिटरमिनर, पीपल अटेंडेड द इवेंट। तो पीपल के आगे क्या लगेगा बताइए? तो दोस्तों पीपल के आगे इसमें लगेगा मच, ठीक है, सॉरी देखिए पीपल के आगे मच नहीं, देखिए यहाँ पे पीपल अटेंडेड द इवेंट, ठीक है। तो इसमें लगेगा दोस्तों सेवरल, ठीक है, यहाँ पे सेवरल का प्रयोग होगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये नंबर के हिसाब से स्मॉल नंबर, ठीक है, काउंटेबल ना होना ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 102 नंबर प्रश्न है, विच ऑप्शन करेक्टली पंक्चुएट्स द डायलॉग। दोस्तों अपने को ये बताना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर कॉमा वगैरह बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, लेट्स गो ही सेड टू द पार्क। यहाँ पे इसमें कॉमा है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड द सेंटेंस विथ इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन यूजेज। बताइए कौन सा पार्ट है वो बिल्कुल सही है जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो बिल्कुल सही किया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ही इज एडिक्टेड विथ स्मोकिंग। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द इनकरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसमें देखिए ही राइट से लेटर, ही राइट से लेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा वह है एक पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, विच ऑप्शन इनकरेक्टली ट्रांसलेट्स, यानी कि आयकर। आयकर को दोस्तों क्या बोलते हैं? आयकर को इनकम टैक्स बोलते हैं, रेवेन्यू टैक्स भी बोलते हैं,
पर्सनल टैक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो प्रॉपर्टी टैक्स इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए 106 नंबर प्रश्न, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी लंबी है, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है, बताइए। दोस्तों सीधा सा है, ज्यादा कुछ खास करने नहीं है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितना 64, 80 और 96 का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले किसका भाग जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी संख्या का दे लेता हूँ, 16 का भाग जा रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार गया, 5 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2 का दे लीजिए। ठीक है, ये 2, फिर ये 5, तो 5 ऐसे कैसे रहेगा, ये 3, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इसको करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर, और 960 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9.60 मीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 107 नंबर प्रश्न है, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की, सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत अंक 84 हो जाता। पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ, पूरी टीम को मिलाकर कुल कितना स्कोर प्राप्त हुआ। अब दोबारा से देखिए, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्राप्त अंक है वो दोस्तों एक व्यक्ति को प्राप्त हुए जिसको 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा स्कोर के 8 अंक बढ़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों 8 अंक बढ़ जाए तो दोस्तों 90 अंक मिल जाते उसको। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए इस पूरी टीम का औसत है वो 84 हो जाता। अब 8 सदस्यों के 8 अंक बढ़ रहे हैं तो यानी कि एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 83। औसत है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 हो जाएगा। ठीक है, पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ, तो दोस्तों 83 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। 83 को दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 664 आ जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोपाल ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में खरीदकर 540 रुपए में बेच दी, तो बताइए गोपाल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों 40/500 इंटू 100 कर लीजिए, तो जीरो से ये जीरो कट गया, 40 में 5 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 8%। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2000 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो 2000 का 20% कितना हो गया दोस्तों, 400 हो गया, तो यानी कि 2400 रुपए में उसको बेच देता है। ठीक है, और उस वस्तु को पुनः 10% हानि पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 10% हानि पर बेच दिया जाए यानी कि 2400 को 10% हानि पर बेचा तो दोस्तों 240 रुपए इसमें से क्या कर लोगे, माइनस कर लीजिए, कितना बचा, तो दोस्तों ये बचा 2160 है, और ये अपना 2160 ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए है, इसमें से 3,000 रुपए की बचत करता है, तो वह कितने प्रतिशत व्यय करता है। तो कितने प्रतिशत व्यय करता है, तो दोस्तों सीधा सा है, 9,000 बटे 12,000 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, और 3 से दोस्तों ये 3 बार कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया, 300 में दोस्तों 4 का भाग दे लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 75%। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। ठीक है, इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित किया गया।
20% मतों को अवैध घोषित किया गया। तो यानी कि 7500 का आप 20% निकाल लीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया 1500, ठीक है। यानी कि टोटल मत है वो वैध है, वो मतों की संख्या कितनी है 6000। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दोस्तों ये जो 6000 है इसका आप 55% निकाल लीजिए, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले तो दूसरे का निकालना है अपने को, तो इसको 45, ठीक है। एक को भाई 55 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45, तो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो, ये देखिए ये कट गया। 60 इंटू 45 कर लीजिए दोस्तों, 60 इंटू 45 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 इंटू 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 2700, कितना आ जाएगा 2700। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2700, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 112 नंबर प्रश्न है। सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण वार्षिक ब्याज है वो दिया गया। सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था, ठीक है। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ठीक है। तो वह बैंक के द्वारा कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो दोस्तों मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए मूलधन है वो दोस्तों 3125 इंटू समय कितना है 5 साल इंटू दर कितनी है 8% बटे 100, बस काट लीजिए। 5 से दोस्तों 20 बार कट गया, और 4 से दोस्तों ये 5 बार कट गया, ये 4 से 2 बार कट गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे भाग दे लीजिए किसका, 5 में दोगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 6 बार गया, फिर 12 हो गए, 12 में 5 का भाग कितनी बार गया 2 बार, फिर दोस्तों 2 बच गए, फिर हो गए 25, 25 में 5 का भाग दिया तो कितना हो गया यानी कि 5 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों 625 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1250, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति 8000 रुपए 15% की दर से 3 वर्ष के लिए काम करता है। एक व्यक्ति 8000 रुपए 15% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा करता है, 3 वर्ष बाद उसे चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश लाभ कितना होगा। सीधा सा है दोस्तों, 8000 इंटू भाई 15% की दर से यानी कि 115/100 इंटू 115/100 इंटू 115/100, बस इसको काट लीजिए, ठीक है। माइनस आप ब्याज का पूछा है तो माइनस 8000 कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 4167। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच क्या अनुपात होगा। मूल संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं में अनुपात है वो क्या होगा। ऑप्शन उठा लीजिए दोस्तों, ऑप्शन उठा लिया मैंने। यहाँ पर 49 और 71, 49 और 71, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए दो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाए जाए, प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या है वो 10:21 में प्राप्त होगी, 10 दोस्तों 21 में प्राप्त होगी, ठीक है। 21 में प्राप्त होगी यदि मूल संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, यदि मूल संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच क्या अनुपात होगा, ठीक है। दोस्तों यही होगा 49:21 है, आप करके देख लीजिए, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया गया। 4 माह बाद राहुल अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपए के लाभ से राहुल राहुल का भाग है वो ज्ञात करना है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1:2 और 1:3, ठीक है, इसको अपन दोस्तों 3:2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राहुल की कुल पूंजी बराबर राकेश की कुल पूंजी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 4 प्लस 3/2 इंटू 4, ठीक है, अनुपात दोस्तों 2 × 8। बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लोगे तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसमें 270 रुपए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 12 आदमी या 15 औरतें या 30 लड़के किसी काम को 45 दिन में करते हैं। 12 आदमी, 15 औरतें तथा 30 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों सीधा सा 15 दिन में करेंगे, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 7 दिन से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य गति की 7 गति से चलते हुए, ठीक है, वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न को दोबारा देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति, इसमें 5/7 है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है दोस्तों, 5/7 की गति से चलता है, ठीक है, अपने कार्यालय पहुंचता है सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5/7 है। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए इसमें सामान्य और परिवर्तित है, तो यहाँ पे चाल बराबर 1 बराबर परिवर्तित कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 और परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों इसमें 5, यानी कि 7:5 हो जाएगा। तो समय हो जाएगा दोस्तों 5:7, ठीक है, तो यहाँ पर 5 × 5 हो जाएगा दोस्तों 25 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 118 से 120 प्रश्न तक है, अपने को उत्तर देना है डायग्राम के माध्यम से। देखिए एक शहर में 6 टैक्सी कंपनियां हैं, ABCDEF, ठीक है, दिया गया दंड आरेख है इन 6 कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सियों की संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। 118 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस टैक्सी कंपनी में ए से अधिक और डी से कम टैक्सियां हैं? एक ए से अधिक है और दोस्तों डी से कम है। तो दोस्तों ए से अधिक और डी से कम तो दोस्तों सी में है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, 35 है इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न है, यदि 30 टैक्सियों कंपनी बी को छोड़ दे, यदि 30 टैक्सी कंपनी बी को छोड़ दे, ठीक है, तो बी को छोड़ दे तो यानी कि कितनी बची, 90, और कंपनी डी में शामिल हो जाए, कंपनी डी में अगर शामिल हो जाए तो दोस्तों 30 इसके अंदर जोड़ते हैं तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 105। तो सी की तुलना में डी में कितनी अधिक टैक्सियां होगी? तो दोस्तों कितनी अधिक होगी बताइए। तो डी में है दोस्तों कितनी, 105 हो गई, ठीक है, और सी में है कितनी, 35। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70। भाई 70 टैक्सी अधिक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 120 नंबर प्रश्न है, भले ही ए और सी का विलय करने का निर्णय ले, फिर से विलीन ए और सी से बनी सत्व की तुलना में डी में कितनी अधिक प्रतिशत टैक्सियां होगी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 और 35 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डी में कितनी है, 75, तो माइनस कर दीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 15/60 × 100 कर लीजिए, ठीक है, 15/60 × 100 करोगे तो 25%। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का 26 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।